नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणं सिद्धं शुद्धं परमीय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। श्री गोमटसार जीवकांड जी ग्रंथराज का हम सभी लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय करते हुए गुणस्थान का वर्णन पढ़ने के बाद जीव समास पर विस्तार से चर्चा अपन सभी लोग कर रहे हैं। जीव समास पर चर्चा करते हुए भी स्थान के आधार पर जीव समास के कितने भेद प्रभेद हैं एवं योनि के आधार पर जीवों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, इनका वर्णन हम पढ़ चुके हैं। पूर्व 2-3 कक्षाओं से अब हम शरीर की अवगाहना की अपेक्षा जो जीवों के भेद प्रभेद किए गए हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। पूर्व कक्षा में हमने आपको बताया था कि यहाँ पर पहले तो एक सामान्य कथन किया गया कि जो अनंतानंत जीव हैं उन अनंतानंत जीवों में सबसे सूक्ष्म अवगाहना किसकी होती है और सबसे विस्तृत या सबसे बड़ी अवगाहना कौन से जीव की होती है। तब उधर उन्होंने बताया था कि सबसे सूक्ष्म अवगाहना सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव की होती है और ऐसा जीव जो ऋजु गति से गमन कर रहा है उसके उत्पत्ति के तीसरे समय पर सबसे जघन्य अवगाहना होती है। ये गोल आकृति की होती है। प्रथम समय में जो अवगाहना होती है वो आयताकार होती है, दूसरे समय में जो अवगाहना होती है वो वर्गाकार होती है और तीसरे समय में जो अवगाहना होती है वो वृत्त के आकार की होती है अर्थात गोल होती है। इसी को सबसे सूक्ष्म अवगाहना कहा गया। फिर इसके बाद बताया था कि सबसे विस्तृत या सबसे बड़ी अवगाहना किस जीव की होती है, तो जो पंचेंद्रिय जीव है और पर्याप्तक है और उसमें भी जो स्वयंभू रमण समुद्र है उसके बहुमध्य भाग में जो असंख्यातों महामत्स्य पाए जाते हैं उन महामत्स्य के उत्कृष्ट अवगाहना होती है। ये जो उत्कृष्ट अवगाहना है ये 1000 योजन लंबी, 500 योजन चौड़ी और 250 योजन मोटा वो महामत्स्य होता है। इस प्रकार से अनंतानंत जीवों में जो सर्वजघन्य और सर्वोत्कृष्ट अवगाहना है उसका वर्णन किया। फिर इंद्रिय की अपेक्षा वर्णन किया था। तब इन्होंने बताया था कि एक इंद्रिय जीवों में जो कमल होता है उस कमल की सर्वाधिक अवगाहना होती है वो 1000 योजन से कुछ अधिक होता है। हमने आपको यह भी बताया था कि यहाँ सभी जीवों में अनंतानंत जीवों में सर्वोत्कृष्ट अवगाहना महामत्स्य की कही जो 1000 योजन का है, लेकिन एक इंद्रिय जीवों में सर्वोत्कृष्ट अवगाहना कमल की कही वो 1000 योजन से कुछ अधिक है। फिर सभी जीवों में 1000 योजन ही क्यों कही, फिर तो उधर कमल को ही सर्वोत्कृष्ट लेना चाहिए। वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ घनफल निकालना है और घनफल जब निकालेंगे तो महामत्स्य का सर्वाधिक निकलता है क्योंकि वो 500 योजन चौड़ा है और 250 योजन ऊंचा होता है। जबकि जो कमल होता है उस कमल की जो गोल आकृति होती है उसका जो विस्तार है वो 1 योजन ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। लेकिन उसका जो ऊपर नीचे विस्तार होता है वो 1000 योजन से कुछ अधिक होता है। इस अपेक्षा से यदि उसका हम घनफल निकालते हैं तो वो कम निकलेगा, महामत्स्य का ज्यादा निकलेगा। 2 इंद्रियों में उत्कृष्ट अवगाहना किसकी होती है,
तो शंख की बताई गई थी जो 12 योजन प्रमाण होता है। 3 इंद्रियों में जो अवगाहना बताई गई थी वो 3 कोष की बताई गई थी, जिसको हमने चींटी की अवगाहना कहा था। एक और नया शब्द जीवकांड जी ग्रंथराज की दूसरी टीका में प्राप्त हुआ, जिसको उन्होंने रक्त बिच्छू भी कहा गया है। कोई रक्त बिच्छू नाम से बिच्छू की कोई प्रजाति होगी, उसको उन्होंने 3 कोष का लंबा कहा है। 4 इंद्रियों में भौरे की अवगाहना होती है जो 1 योजन की होती है, और पंचेंद्रियों में उत्कृष्ट अवगाहना 1000 योजन की महामत्स्य की होती है। फिर इनकी अपन ने जगन्न अवगाहना देखी थी, तो जगन्न अवगाहना में 1 इंद्रिय जीव की तो बताई दी, सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक की तीसरे समय में होती है। 2 इंद्रिय जीवों में अरुंधरी नामक कोई जीव की है। 3 इंद्रिय में कुंथु नामक जीव की होती है। 4 इंद्रिय में काणमक्षिका नामक जीव की है, और पंचेंद्रिय में सिक्थक या तंदुल मत्स्य की होती है। इनकी कितनी कितनी अवगाहना होती है? तो जो 2 इंद्रिय जीव है, पहले 1 इंद्रिय को समझ लें। 1 इंद्रिय जीव की बताई थी घनांगुल का असंख्यात्मा भाग, 2 इंद्रिय की घनांगुल का संख्यात्मा भाग, और फिर 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीवों की जो अवगाहना है वो 2 इंद्रिय जीवों की अवगाहना से संख्यात गुणी ज्यादा है। इस प्रकार से अपन ने समझा था। फिर इसके बाद उन्होंने अन्य सभी प्रकार के जीवों की अवगाहना का क्रम बताया था कि सर्व जघन्य अवगाहना सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक की है और सर्वोत्कृष्ट अवगाहना महामत्स्य की है। तो इसके बीच में जो जीवों का क्रम है वो किस प्रकार से रहेगा? तो पिछली कक्षा में हमने बताया था कि यहां पर हमको 64 प्रकार के जीवों की चर्चा करनी है। उनमें मुख्य रूप से 16 प्रकार के जीव आएंगे। 16 प्रकार के जीवों में पृथ्वी का एक सूक्ष्म पृथ्वी का एक वादर, जल का एक सूक्ष्म जल का एक वादर, अग्नि का एक सूक्ष्म अग्नि का एक वादर, वायु का एक सूक्ष्म वायु का एक वादर, निगोदिया सूक्ष्म निगोदिया वादर, फिर सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक। ऐसे 1 इंद्रिय जीवों के 12 भेद करेंगे, और फिर 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय, ऐसे 30 जीवों के 4 भेद, तो कुल 16 भेद बनेंगे। ये 16 भेद पर्याप्तक भी होंगे और ये 16 भेद अपर्याप्तक भी होंगे। तो ऐसे 32 प्रकार के जीव हो गए। अब इन सभी प्रकार के जीवों की जघन्य अवगाहना भी होगी और उत्कृष्ट अवगाहना भी होगी। मान लो पंचेंद्रिय कोई जीव है, तो पंचेंद्रिय जीव पर्याप्तक भी है, पंचेंद्रिय जीव अपर्याप्तक भी है। तो पंचेंद्रिय जीवों में पर्याप्तकों में जघन्य अवगाहना किसकी है और उत्कृष्ट अवगाहना किसकी है? इसी तरह से पंचेंद्रिय अपर्याप्तक जीवों में जघन्य अवगाहना किसकी है और उत्कृष्ट अवगाहना किसकी है? ऐसे एक जीव के 4 प्रकार से वर्णन किया जाएगा। एक जीव का नाम कितनी बार होगा? 4 बार। तो हमने जब 16 प्रकार के जीव देखे और उनको हम 4 प्रकार से वर्णन करेंगे तो 64 प्रकार के जीव बनेंगे। अब पहले प्रकार के जीव तो हो जाएंगे सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक, और अंतिम 64वें नंबर पर आएगा पंचेंद्रिय पर्याप्तक। अब इसके बीच में जो 62 जीव हैं वो कौन से होंगे? इसके लिए अपन ने कल 2 गाथाएं पढ़ी थी। उन 2 गाथाओं में इनका पूरा क्रम बताया गया था और इसमें इन्होंने कोठे बनाए हुए थे। इन कोठों में किस प्रकार से जीवों को स्थापित करना है, इसके लिए अपन ने गाथा के अनुसार चार्ट बनाए थे, और उन चार्ट में कॉलम बनाए गए थे। एक एक कॉलम में 5 या अधिकतम 6 जीवों को अपन को रखना है। किस प्रकार से रखना है? तो पहले कॉलम में इन्होंने 97 नंबर की गाथा का रिवीजन करेंगे। गाथा से देख लें। 97 नंबर में बताया, पहले कॉलम में सूक्ष्म इणी का मतलब निगोद, सूक्ष्म निगोद जीव को रखेंगे। फिर बा शब्द से वायु का एक को, फिर ते से अग्नि का एक तेज का एक, आ से अप यानी जल का एक, और भू से पृथ्वी का एक। तो ऐसे ये क्रम से रखेंगे। पहले सूक्ष्म निगोदिया जीव, फिर सूक्ष्म वायु का एक, फिर सूक्ष्म अग्नि का एक, फिर सूक्ष्म जल का एक, फिर सूक्ष्म पृथ्वी का एक। फिर दूसरे कॉलम में वादर जीवों को रखेंगे। तो वादर वायु का एक, फिर ते से वादर तेज अग्नि का एक, वादर आ का मतलब जल का एक, और पू का मतलब पृथ्वी का एक। तो फिर वादर पृथ्वी का एक, और फिर इणी का मतलब निगोद, वादर निगोदिया जीव। और फिर 6वें नंबर पर रखा था पदिष्ठितम, प्रतिष्ठित जीव, प्रतिष्ठित प्रत्येक। तो ऐसे 6 जीव हो गए। तीसरे कॉलम में इदरम अप्रतिष्ठित प्रत्येक, फिर बी यानी 2 इंद्री, फिर ती यानी 3 इंद्री, 4 का मतलब 4 इंद्री, और 5 का मतलब 5 इंद्री। ऐसे तीसरे कॉलम में 5 जीव रखे थे। पहले कॉलम में 5, दूसरे में 6 और तीसरे में 5। ये अपने 16 जीव हो गए।
अब इन 16 जीवों को अपन को पर्याप्त अपर्याप्त में भी बांटना है और जघन्य और उत्कृष्ट अवगाहना में भी बांटना है। अब इन 16 को आगे कैसे करेंगे, तब इन्होंने लिखा था कि इन 16 में से जो प्रारंभ के 11 हैं, मतलब पहला कॉलम और दूसरा कॉलम, इन दो कॉलम को अपन को फिर से पुनः लिखना है और 3 श्रेणियों में लिखना है। पहले 2 कॉलम बनाएंगे, फिर उसके नीचे पुनः 2 कॉलम, फिर उसके नीचे पुनः 2 कॉलम बनाएंगे, फिर उसके बाद 3 कॉलम और बनेंगे। उसकी चर्चा अगले गाथा में इन्होंने कही थी। देखें अगले 3 कॉलम कौन से होंगे। अपदिष्ठित प्रत्ययम यानी अप्रतिष्ठित प्रत्येक, फिर बी ती च पा यानी 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, ये एक अपना कॉलम बनेगा। इसके बाद का जो कॉलम बनेगा उसमें ती च बी अपदिष्ठितम शैलम, ती से 3 इंद्री, फिर चा से 4 इंद्री, फिर बी से 2 इंद्री, फिर अप्रतिष्ठित प्रत्येक और शैलम यानी पंचेंद्री जी। पुनः फिर एक और कॉलम बनाया, उसमें पुनः इसी तरह से जीव रखे 3 इंद्री, 4 इंद्री, 2 इंद्री, अप्रतिष्ठित प्रत्येक और फिर सकल इंद्री। इस प्रकार से इन्होंने कॉलम बनाए थे। और फिर आगे लिखा था बादाल गुणित कमा, ये जो ऊपर के 42 बनेंगे, ऊपर के जो 42 बनेंगे वो 42 गुणित क्रम है, मतलब एक दूसरे से अवगाहना गुणी गुणी ज्यादा है। और जो नीचे के 22 बनेंगे, 11 वाले जो अपन ने 2-2 कॉलम नीचे बनाने थे, वो नीचे के जो 22 प्रकार के जीव हैं वो 22 में अधिक क्रम लगाना है, उसमें गुणित नहीं है, वो अधिक अधिक है। एक से दूसरे की अवगाहना कुछ अधिक, फिर दूसरे से तीसरे की अवगाहना कुछ अधिक, उधर गुणित नहीं लगाना है, अधिक शब्द करना है। ये अपन ने देखा था। अब किसको कैसे देखना है, कौन से पर्याप्तक है, कौन से अपर्याप्तक है, और नीचे के जो 2 श्रेणी अपन को बनानी थी वो कैसे बनानी है, इसके लिए अपन बोर्ड पर आज पुनः चार्ट से देखते हैं। कुछ चार्ट हमने पहले से बना करके रखा है, कुछ आपके बीच में यहां पर बनाएंगे। आइए देखते हैं, चार्ट देखें। आइए देखें, सबसे पहले अपन ने कल की कक्षा में जो पहली गाथा है उसमें ये 3 कॉलम बनाए थे, फिर दूसरी गाथा में ये 3 कॉलम बताए थे। फिर जो बीच में 3 श्रेणियों की बात कही गई है उसको अपन को समझना था। कल की कक्षा को जरूर सुने, उसको बिना देखे ये वीडियो यदि डायरेक्ट सुनेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए पहले पूर्व की कक्षा देख लें। उसमें अपन ने पहला कॉलम बनाया था सूक्ष्म, निगोद, वायु का एक, अग्नि का एक, जल का एक और पृथ्वी का एक, ये सूक्ष्म जीव हैं। फिर अपन ने बादर को लिखा था, बादर वायु का एक, अग्नि का एक, जल का एक, पृथ्वी का एक, निगोद और फिर प्रतिष्ठित प्रत्येक। और फिर इसके बाद अप्रतिष्ठित प्रत्येक, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, ये 16 प्रकार के जीव लिखे थे। फिर इधर उन्होंने ये बताया था कि इन 16 प्रकार के जीवों में जो प्रारंभ के 11 हैं उन 11 को लिखना है और 3 श्रेणियों में लिखना है। तो ये 3 श्रेणियां बनेंगी, इनको कैसे लिखना है ये अपन देखें। सेम वही का वही उतारना है। नंबर 1, अब ये 16 नंबर है, अब नंबर अपन इसको बाद में करेंगे, पहले अपन लिख लेते हैं कि कैसे लिखना है। तो सबसे पहले बनेगा वही सूक्ष्म, निगोद, फिर उसके बाद क्या लिखा था, सूक्ष्म वायु का एक, फिर सूक्ष्म तेज का एक, अग्नि, फिर सूक्ष्म जल और फिर सूक्ष्म पृथ्वी, ये लिखा था। बस सेम इसी तरह से लिखना है। अब ये इसमें भी आएंगे और इसमें भी आएंगे, तो अपन फिर से लिख लें सूक्ष्म निगोद, फिर सूक्ष्म वायु, सूक्ष्म अग्नि, सूक्ष्म जल और सूक्ष्म पृथ्वी। फिर सेम इसी तरह से इसमें पुनः लिखना है। ये 3 श्रेणी बनानी है, इसीलिए इसमें इस तरह से अपन को लिखना है। फिर इसके बाद बताएंगे, इसमें विभाग करेंगे कि कौन सा पर्याप्तक है, कौन सा अपर्याप्तक है, कैसे इनको आगे लगाना है, ये सारी चीजें अपन को इसमें बताएंगे। सूक्ष्म वायु, सूक्ष्म अग्नि, सूक्ष्म जल, सूक्ष्म पृथ्वी, ये अपना बन गया, ये श्रेणी बन गई तीसरी। अब इसी तरह से ये वाली श्रेणी फिर पुनः बनेगी। तो इसमें दूसरे नंबर के ये जो दिए थे वादर वाले, अब इधर वादर वायु, फिर वादर
अग्नि, फिर बादर जल, फिर बादर पृथ्वी, फिर बादर निगूढ़ और फिर प्रतिष्ठित प्रत्येक। ये इस प्रकार से ये श्रेणी बनेगी। सेम इधर फिर से लिख लें, बादर वायु, बादर अग्नि, बादर जल, बादर पृथ्वी, बादर निगूढ़ और प्रतिष्ठित प्रत्येक। सेम यहां पर भी पुनः अपन लिखेंगे, तो इधर क्या आ जाएगा, वादर वायु, वादर अग्नि। ऐसा चार्ट आप लोगों को भी बनाना है, एक बार बनाएंगे तब क्लियर होगा। केवल हम मेहनत करें ऐसा नहीं है, आपको भी मेहनत करनी है। जितना आप मेहनत इसमें करेंगे उतना आपके ज्ञान का क्षयोपसम बढ़ेगा और आगे की गाथाएं भी समझ में आएंगी। यदि ये आपने चार्ट नहीं बनाया तो आगे आने वाली गाथाएं भी आपको समझ में नहीं आएंगी। इसीलिए ये एक अपन लोगों का सभी का परम सौभाग्य है कि पूज्य सुधा सागर महाराज श्री के आशीर्वाद से हम सभी को ये 12 वर्षीय पाठ्यक्रम चलाया गया और जिसमें जीवकांड जैसे ऐसे महान ग्रंथ को पढ़ने का अवसर मिल रहा है। आप ये नहीं समझिए कि हम कई बार पढ़ चुके हैं, हम इस जीवकांड को पहली बार ही पढ़ रहे हैं। और पढ़ क्या रहे हैं, पढ़ करके सीधा पढ़ा भी रहे हैं। हमने पहले पढ़ा हुआ था लेकिन ये जीवकांड जी नहीं पढ़ा। इसके आधार पर जो पन्नालाल जी साहित्याचार्य जी ने एक जो करणानियोग दीपक भाग 1 पढ़ी लिखी है, वह भाग 1 हम लोगों को पढ़ाई गई थी, लेकिन उसमें ये इतनी गहराई से कोई वर्णन नहीं है। उसमें तो सामान्य से प्रश्नोत्तरी है और प्रश्नोत्तरी पढ़ करके हम लोग पास हो गए थे। लेकिन धीरे 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 ग्रंथों को पढ़ते पढ़ते अपने आप इतना क्षयोपसम बढ़ता जा रहा है कि जो आचार्यों ने जीवकांड जी जैसे ग्रंथ में जो गाथाएं लिखी हैं, उन गाथाओं के शब्दों का भी अर्थ समझ में आ रहा है और ये कठिन से कठिन विषय भी अब अपने आप धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा है और पढ़ने में एक अलग ही आनंद आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये विषय तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था। अभी तक इतने साल पढ़ते और पढ़ाते हो गए, लेकिन मूल ग्रंथ को पढ़ने का जो फायदा होता है या मूल ग्रंथ को पढ़ने का जो आनंद होता है वो एक अलग ही है, जो आनंद अपन सभी को मिल रहा है। और ये सब कुछ समझ करके हम आपको पढ़ाने का या समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि आपको कठिन लगता है तो इसको समझ करके आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। अब अपन ने क्या देखा, यहां उन्होंने लिखा था, देखें इसमें लिखा था आदिलाणम एयाराणम तिसेढ़िए। प्रारंभ के जो एयाराणम यानी 11 स्थान थे उनकी 3 श्रेणी बनानी है। तो ये जो प्रारंभ के 11 स्थान थे उनकी अपन ने 3 श्रेणी बना ली। अब देखें इसमें नंबर हमने क्यों नहीं डाले ये और आपको बता दे रहे हैं। ये जो अपन टीका देख रहे हैं, जो ग्रंथ अपने पास है, इस ग्रंथ में यदि इधर 16 के बाद 17 नंबर इधर दिया तो 18 नंबर इसमें दिया, 19 नंबर इधर दिया, फिर 20 वायु पे दिया, फिर 21 यहां वायु पर दिया, फिर 22 यहां वायु पर दिया। लेकिन एक और टीका ग्रंथ अभी हमने देखा जो कर्नाट वृत्ति वाला है, उसमें उन्होंने ऐसा नंबर नहीं डाला। उन्होंने नंबर यहां पर 17, 18, 19, 20, 21 इस तरह से डाला है और फिर इधर 22, 23, 24, 25, 26, 27, फिर 28, 29, 30, 31, 32 इस तरह से नंबरिंग किए हैं। अभी नंबर पर अपन नहीं जाए, अपन को कुल मिलाकर के ये समझना है कि ये 64 प्रकार के जीव हैं। अब इन 64 में किस प्रकार से आगे वर्णन करना है ये अपन को समझना है। ये क्रम से इन्होंने अधिक अधिक क्रम में जीवों की अवगाहना बताई है। यहां जो एक शब्द आया था 98 नंबर गाथा में, बादाल गुणित कमा। बादाल गुणित कमा का मतलब क्या है? बादाल का मतलब होता है 42। ये गुणित क्रम है। 42 कौन से? इन नीचे वाले 22 को छोड़ दो। कुल 64 है तो नीचे वाले यदि हम ये 22 छोड़ दें तो यहां से लेकर के वहां तक ये गुणित क्रम है। गुणित क्रम का मतलब इस सूक्ष्म निगोदीय जीव से सूक्ष्म वायु का एक जीव की जो अवगाहना है वो गुणे में है। 2 गुनी है, 4 गुनी है, 8 गुनी है, ये गुणे में होगी। लेकिन ये जो 22 है ये 22
अधिक क्रम है। और कैसे लगाना है, आगे जो शब्द आएगा गाथा अपन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है स्वस्थान में। स्वस्थान का मतलब ये 5 का एक स्थान होगा, ये 6 का एक स्थान होगा, ये 5 का एक स्थान होगा। जो एक एक कॉलम में दिए हैं वो स्वस्थान कहलाएंगे। तो स्वस्थान में कितना गुणा करना है और अन्य में कितना गुणे करना है, ये आगे गाथाओं में आ रहा है। आइए अब अपन गाथा का उच्चारण करते हैं और आगे की गाथाओं को, 3 गाथाओं को आज अपन को समझना है। देखें, अवरम पुण्यम पढ़मम, अवरम पुण्यम पढ़मम, सोलम पुण्य पढ़म विधीय तदीयोली, सोलम पुण्य पढ़म विधीय तदीयोली, पुण्यदर पुण्ययाणम, पुण्यदर पुण्ययाणम, जहन्नमुक्कस्समोक्कस्सम, जहन्नमुक्कस्समोक्कस्सम, अवरम पुण्यम पढ़मम, सोलम पुण्य पढ़म विधीय तदीयोली, पुण्यदर पुण्ययाणम, जहन्नमुक्कस्समोक्कस्सम। देखें, इस गाथा को देखेंगे तो अब अपन को यह समझ में आएगा कि कहां पर्याप्तक लगाना है, कहां अपर्याप्तक लगाना है। जैसे सूक्ष्म निगोद शब्द, ये सूक्ष्म निगोद शब्द आपको 4 जगह मिलेगा। एक सूक्ष्म निगोद 1 नंबर पर भी दिख रहा है, दूसरा सूक्ष्म निगोद अपन को यहां पर भी दिख रहा है, तीसरा सूक्ष्म निगोद यहां पर भी है और चौथा सूक्ष्म निगोद यहां पर हो गया। 4 हो गए। इसी तरह कोई भी जीव को देखेंगे वो 4 बार मिलेगा। मान लो 4 इंद्रिय जीव को देखें तो इधर एक 15 नंबर पर भी है, फिर 4 इंद्रिय जीव कहां है, फिर यहां पर भी है, फिर 4 इंद्रिय जीव 56 नंबर पर भी है, फिर 4 इंद्रिय जीव उधर 61 नंबर पर भी है। तो ऐसे हर जीव को 4 बार लिखा। अब ये 4 बार क्यों लिखा, तो 2 बार पर्याप्तक होंगे और 2 बार अपर्याप्तक होंगे। जो 2 बार पर्याप्तक है उनमें एक जघन्य अवगाहना होगी, एक उत्कृष्ट अवगाहना होगी। इसी तरह जो 2 बार अपर्याप्तक होंगे उनमें एक जघन्य होगी और एक उत्कृष्ट होगी। अब अपन को इन कॉलम में यह देखना है कौन सा कॉलम पर्याप्तकों का है, कौन सा कॉलम अपर्याप्तकों का है। फिर अपन को यह देखना है कौन सा जघन्य अवगाहना का है और कौन सा उत्कृष्ट अवगाहना का है। अब ये इस गाथा में बताया है। देखें क्या लिखा, अवरम अपुन्नम पढ़मम सोलम। क्या लिखा, पढ़मम सोलम मतलब प्रारंभ के जो 16 है, प्रारंभ के 16 मतलब यहां से लेकर के ये तक, ये जो प्रारंभ के 3 कॉलम है, ये तीनों कॉलम के जो 16 स्थान है वो कैसे हैं, अवरम अपुन्नम। अपुन्नम का मतलब अपर्याप्तक और अवरम का मतलब जघन्य। ये 16 के 16 जघन्य अवगाहना के हैं और ये 16 के 16 अपर्याप्तकों के हैं। तो अपन अब यहां पर लिख लेंगे ये कौन सा है, जघन्य अपर्याप्तक। ये भी कैसा है, जघन्य अपर्याप्तक। और ये कैसा है, ये भी है जघन्य अपर्याप्तक। ये तीनों भी कॉलम प्रारंभ के 16 जीव जघन्य अपर्याप्तकों के हैं। अब इसके बाद क्या लिखा है, पूर्ण पढ़म विधीय तदीय ओली। क्या लिखा, पढ़म यानी प्रथम, फिर विधीय यानी द्वितीय और तदीय यानी तृतीय। ओली, ओली का मतलब आवली, मतलब प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। अब इन तीनों श्रेणियों को देखना है ये पर्याप्तक है कि अपर्याप्तक है, तो क्रम से लगाना है। क्या, पुण्यदर पुण्ययाणम, क्रम से देखें, पहली श्रेणी, दूसरी श्रेणी और तीसरी श्रेणी। तो पहले क्या लिखा, पुण्य, पुण्य का मतलब पर्याप्तक। फिर लिखा है इधर, इतर का मतलब अपर्याप्तक। और फिर लिखा पुण्ययाणम मतलब पर्याप्तक। तो पहले पर्याप्तक, फिर दूसरी अपर्याप्तक और फिर तीसरी पुनः पर्याप्त। तो ये कौन सी है, ये दोनों भी, ये दोनों भी, ये वाली भी और ये वाली भी, ये कैसी है, ये पर्याप्तक है। ठीक है, ये नीचे की दूसरी श्रेणी, ये दोनों भी कैसी है, अपर्याप्तक की है। और जो तीसरी श्रेणी है वो पर्याप्तकों की है। ठीक है, क्लियर हो गया। क्या लिखा था, पढ़म विधीय तदीयोली मतलब प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी, क्रम से पुण्य यानी पर्याप्तक, इधर यानी अपर्याप्तक और पुण्ययाणम यानी पर्याप्त। अब ये जघन्य है कि उत्कृष्ट है,
तब आगे फिर लिखा जहन्नम उक्कसम उक्कसम, मतलब पहली जो श्रेणी है वो जघन्य की है, दूसरी भी उत्कृष्ट की है और तीसरी भी उत्कृष्ट की है। तो अब अपन लिखेंगे इधर ये हो गई जघन्य, फिर ये हो जाएगी उत्कृष्ट और फिर ये हो जाएगी उत्कृष्ट। अब यहां पर अपन देखें ये 16 के 16 जघन्य अपर्याप्तक हैं। कुल मिलाकर के इधर ये बता रहे हैं सूक्ष्म निगोदीय जीव से बड़ी अवगाहना सूक्ष्म वायु कायिक की, सूक्ष्म वायु कायिक से सूक्ष्म अग्नि कायिक की बड़ी है, सूक्ष्म जल कायिक की और बड़ी, सूक्ष्म पृथ्वी कायिक की और बड़ी, लेकिन किसकी? अपर्याप्तकों में। ये अपन ने देखा था सूक्ष्म निगोदीय लब्ध पर्याप्तक जीव की सबसे जघन्य अवगाहना, तो ये अपर्याप्तकों में चल रहा है। यही क्रम चलेगा, यहां तक बड़ी हो गई, फिर इन अपर्याप्तकों की जघन्य अवगाहना के बाद फिर पर्याप्तकों की जघन्य शुरू हो जाएगी। किसकी? यही 11 लोगों की, मतलब सूक्ष्म निगोदिया की पर्याप्तक। इस पंचेंद्रिय अपर्याप्तक के बाद फिर बड़ी अवगाहना है पर्याप्तक की, सूक्ष्म निगोदिया पर्याप्तक, फिर सूक्ष्म वायु कायक पर्याप्तक, फिर सूक्ष्म अग्नि कायक पर्याप्तक, सूक्ष्म जल कायक पर्याप्तक, सूक्ष्म पृथ्वी कायक पर्याप्तक। ये जघन्य अवगाहना चल रही है। फिर इसकी भी जघन्य अवगाहना आएगी, फिर इनकी जघन्य अवगाहना के बाद फिर ये अपर्याप्तक उत्कृष्ट की आएगी, मतलब पर्याप्तकों की जघन्य के बाद फिर अपर्याप्तकों की उत्कृष्ट आएगी, और फिर अपर्याप्तकों की उत्कृष्ट के बाद फिर पर्याप्तकों की उत्कृष्ट आएगी, और फिर इन पर्याप्तकों की उत्कृष्ट अवगाहना के बाद फिर आगे के 3 कॉलम आएंगे। तो उन 3 कॉलम में क्या करना है, इसके लिए अगली गाथा लिखी। ये गाथा क्लियर हो गई होगी। अपन को 3 श्रेणियों की बात करी और इसकी बात करी। तो पहले 16 तो जघन्य अपर्याप्तक है, फिर 3 श्रेणियों में पहली श्रेणी किसकी है? पुण्य पर्याप्तकों की है और जहन्नम जघन्य पर्याप्त की है। दूसरी श्रेणी अपर्याप्तक की है और उत्कृष्ट की है। तीसरी श्रेणी पर्याप्तकों की है और उत्कृष्ट की है। अब अगली गाथा देखें। अगली गाथा में आगे के 3 कॉलम और बने हैं, उनमें किसकी अवगाहना का वर्णन है वो बता रहे हैं। देखें, पुण्य जहन्नम तत्तो, पुण्य जहन्नम तत्तो, वरम अपुण्यस्य पुण्य ओ कस्सम, वरम अपुण्यस्य पुण्य ओ कस्सम, विपुण्य जहन्नोति, विपुण्य जहन्नोति, असंख्यम संख्यम गुणम तत्तो, असंख्यम संख्यम गुणम तत्तो, पुण्य जहन्नम तत्तो, वरम अपुण्यस्य पुण्य ओ कस्सम, विपुण्य जहन्नोति, असंख्यम संख्यम गुणम तत्तो। देखें आगे क्या बता रहे हैं, पुण्य जहन्नम तत्तो, मतलब उसके बाद, अब ये सब पूरे हो गए, इनके बाद फिर ये पुण्य जहन्नम। अब ये पर्याप्तक और जघन्य, पुण्य का मतलब ये पर्याप्तकों की है और किसकी है? जघन्य की है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा है? वरम अपुण्यस्य, वरम अपुण्यस्य, वरम का मतलब होता उत्कृष्ट और अपुण्यस्य यानी अपर्याप्तकों की। तो ये अगला जो कॉलम है वो उत्कृष्ट अपर्याप्तकों का है, ये आएगा अपर्याप्तक उत्कृष्ट। और फिर अगला कॉलम क्या लिखा? पुण्य उक्कसम, फिर ये पर्याप्तक उत्कृष्ट हो गए, ये पर्याप्तक और उत्कृष्ट। अब देखें सभी जीवों की जघन्य और उत्कृष्ट हो गई होगी। देखें जो एकेंद्रीय जीव हैं उनको देख ले पहले, यहां तक 11 नंबर तक एकेंद्रीय जीव है। इन एकेंद्रीय जीवों की जघन्य अपर्याप्तक, जघन्य अपर्याप्तक हो गई, फिर इनकी उत्कृष्ट अपर्याप्तक कहां गई? ये वाली आ गई, ये 11 लोग आ गए, इधर 11 जीव आ गए, अपर्याप्तकों में उत्कृष्ट हो गई। अब इन्हीं 11 की पर्याप्तक की जघन्य यहां हो गई प्रथम श्रेणी में, और इन्हीं 11 की पर्याप्तक उत्कृष्ट नीचे की तीसरी श्रेणी में हो गई। तो इन 11 जीवों की पहले जघन्य अपर्याप्तक हो गई, फिर जघन्य पर्याप्तक हो गई, फिर अपर्याप्तक उत्कृष्ट और फिर पर्याप्तक उत्कृष्ट। इस प्रकार से ये पूरा हो गया। अब त्रस्त जीवों में आ जाएं, अप्रतिष्ठित प्रत्येक और चारों त्रस्त। ये इधर जघन्य अपर्याप्तक, फिर ये जघन्य पर्याप्तक, फिर उत्कृष्ट अपर्याप्तक और उत्कृष्ट पर्याप्तक। ये सारे दोनों प्रकार के जघन्य हो गए, ये अपर्याप्तक ये पर्याप्तक।
ये दोनों प्रकार के उत्कृष्ट हो गए, अपर्याप्तक और पर्याप्तक। ये एक इनका क्रम अपन को समझना है। यदि ये क्रम समझ में आ गया, पूरा समझ में नहीं आए तो अपन को इतना तो समझ में आ रहा है कि ग्रंथों में कितनी सूक्ष्मता से वर्णन किया गया है। बस अपन को यह देखना है कि आचार्यों ने कितनी सूक्ष्मता से, केवल ज्ञान का जो विषय है कितना गहन विषय होगा कि एक एक सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव की अवगाहना में कितना अल्प महत्व होता है, इसका भी वर्णन किया गया। अभी क्या है, अभी तो अपन आगे की जब 10-11 गाथाएं देखेंगे तो उनमें तो इस सूक्ष्म निगोद से सूक्ष्म वायु कायिक के बीच में कितनी अवगाहनाएं बनेगी, इसका वर्णन 11 गाथाओं में किया। केवल एक का सूक्ष्म निगोद से सूक्ष्म वायु कायिक तक पहुंचने के लिए कितने भंग बनेंगे, कितनी सारी अवगाहनाएं होंगी, उनका वर्णन आगामी 10-11 गाथाओं में आया है। इसका वर्णन भी अपन पढ़ेंगे। अभी अपन देखें, ये 100 नंबर की गाथा समझ में आ गई होगी। इसमें पूरा ये बता दिया पुण्य जहन्नम तत्व। पुण्य जहन्नम, पुण्य का मतलब पर्याप्तक और जहन्य यानी जघन्य। फिर वरम अपुण्यस्य, वरम का मतलब उत्कृष्ट और अपर्याप्तक अपुण्यम। फिर लिखा है पुण्य उत्कर्षम, पर्याप्तक उत्कृष्ट। ये हो गया। अब आगे क्या लिखा, बी पुण्य जहन्नुति। बी का मतलब होता है 2 इंद्री। पुण्य जहन्नु, पर्याप्तकों में जघन्य हो, मतलब 2 इंद्री पर्याप्तक जघन्य अवगाहना जिसकी है वहां तक। अब 2 इंद्री पर्याप्तक, 2 इंद्री शब्द एक यहां आया, लेकिन ये तो अपर्याप्तक है। 2 इंद्री कहां तक जाना है, पर्याप्तक, तो 2 इंद्री इधर आएगा 51 नंबर तक। 2 इंद्री पर्याप्तक जघन्य, बी पुण्य जहन्नोति, यहां तक, मतलब 51 नंबर तक जितने भी जीव कहे गए हैं ये असंख्यम, ये असंख्यात गुणे लगाना है। यहां पर जो गुणित क्रम चलेगा वो असंख्यात गुणा है, और फिर इसके बाद जो गुणित क्रम चलेगा वो संख्यम गुणम तत्तो, वो संख्यात गुणा लगाना है। अभी अपन ने एक शब्द देखा था बादाल गुणित क्रमा। बादाल यानी 42 में गुणित क्रम है। ऊपर के जो 42 दिए हैं, नीचे के नहीं, ऊपर के जो 42 दिए हैं, ये गुणे 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 ज्यादा हैं। कितने गुणे ज्यादा हैं? असंख्यात गुणे ज्यादा हैं कि संख्यात गुणे ज्यादा हैं कि अनंत गुणे ज्यादा हैं? जैसे अपन ने शरीर के बारे में पढ़ा था, जब 5 प्रकार के शरीर की बात करी गई थी और उन शरीरों में प्रदेशों की बात करी गई, तो उसमें कहा गया था कि असंख्य गुणम प्राक तेजसात। तेजस शरीर के पहले पहले असंख्यात गुणे हैं, फिर अनंत गुणे पर, फिर अनंत गुणे परमाणु बताए थे। इसी तरह से इधर बता रहे हैं ये जो 42 हैं ऊपर के, ये 42 गुणित क्रम है, इनकी अवगाहना गुणित क्रम से बढ़ती हुई है। अब लेकिन गुणित क्रम में कितनी गुणित करनी है, तब इधर बता रहे हैं पी पुण्य जहन्नोति असंख्यम, 2 इंद्रिय जघन्य पर्याप्तकों तक तो असंख्यात गुणे करने हैं। मतलब सूक्ष्म निगोदीय जीव की जो अवगाहना है उससे असंख्यात गुणी सूक्ष्म वायु कायिक की है, इस सूक्ष्म वायु कायिक से असंख्यात गुणी सूक्ष्म अग्नि कायिक की है, इससे असंख्यात गुणी सूक्ष्म जल कायिक की है। ऐसे करते करते असंख्यात गुणी अपन कहां तक ले जाएंगे, 2 इंद्री तक। फिर इधर 2 इंद्री के बाद जो ये 13 स्थान दिए हैं, इनमें संख्यम गुणम तत्व, फिर संख्यात गुणी करनी है। मतलब 2 इंद्रिय जो पर्याप्तक हैं, ये पर्याप्तक 2 इंद्रिय पर्याप्तकों के बाद जो अवगाहना बनेगी वो 3 इंद्रिय पर्याप्तकों की, वो संख्यात गुणी है। असंख्यात गुणे में ज्यादा बनेगा, संख्यात गुणे में कम बनेगा। मतलब यहां से फिर जब ज्यादा अवगाहना नहीं बढ़ी है, थोड़ी थोड़ी बढ़ते क्रम में है, तो ये 13 में संख्यात गुणी करना है, और बाकी जो बचे हुए हैं यहां पर ये जो 29 है, ये 29 की अपन को असंख्यात गुणी करनी है। अब अगली गाथा में ये बता रहे हैं ये जो असंख्यात गुणी करनी है, ये असंख्यात भी कई प्रकार का होता है। घनांगुल का असंख्यात्मा भाग, आवली का असंख्यात्मा भाग, पल्योपम का असंख्यात्मा भाग, लोक का असंख्यात्मा भाग। कौन सा असंख्यात लेना है, कितना असंख्यात गुणा करना है, ये किसका प्रमाण क्या लेना है, किसका असंख्यात करेंगे, इसके लिए अगली गाथा यहां लिख रहे हैं। देखें, सुहमेदर गुणगारो, सुहमेदर गुणगारो, आवली पल्ला असंख्य भागोदू, आवली पल्ला असंख्य भागोदू, सट्ठाणे से ढी गया,
सट्ठाणे से ढी गया, अहिया तथ्येक पड़ी भागो, अहिया तथ्येक पड़ी भागो, सुहमेदर गुण गारो, आवली पल्ला असंख भागो दू, सट्ठाणे से ढी गया, अहिया तथ्येक पड़ी भागो। देखें यहां बता रहे हैं सुहमेदर गुण गारो, आवली पल्ला असंख भागोदू। यहां बता रहे हैं सूक्ष्म और इधर यानी बादर, सूक्ष्म और बादर का जो गुणकार है वो आवली पल्ला असंख भागोदू। असंख्य भाग आवली का असंख्यात्मा भाग और पल्ल का असंख्यात्मा भाग लगाना है। मतलब सूक्ष्म में ये सूक्ष्म का चार्ट है, ये बादर का चार्ट है, ये बादर का है, तो सूक्ष्म में कैसे लगाना है और बादरों में कैसे लगाना है ये अलग अलग बता रहे हैं। आवली का असंख्यात्मा भाग गुणित करना है और पल्ल का असंख्यात्मा भाग गुणित करना है। आवली का मतलब एक सेकंड में संख्यात आवली और एक आवली में असंख्यातों समय होते हैं। तो आवली का मतलब होता है ये जो अंगुल है इसका इस तरह से ये जो गोल चक्र लगाते हैं, कितनी देर में एक गोल पूरा हो रहा है, एक राउंड कितनी देर में होता है, उसको आवली बोलते हैं। तो ये आवली की असंख्यात्मा भाग अपन को लगाना। तो असंख्यात गुणा करना है, आवली का असंख्यात गुणा और फिर पल्ल का असंख्यात गुणा। पल्ल का असंख्यात गुणा बहुत बड़ा होता है, आवली का असंख्यात गुणा बहुत कम है। तो यहां पर अपन सूक्ष्म जीवों में आवली का असंख्यात गुणा लगाएंगे, बादर जीवों में पल्ल का असंख्यात गुणा लगाएंगे। सट्ठाणे से ढी गया, स्वस्थाने श्रेणीगता, एक एक श्रेणी में स्वस्थान में लगाना है। यहां पर सूक्ष्म निगोद से सूक्ष्म वायु का एक में आवली का असंख्यात गुणा अधिक अवगाहना होगी। यहां पर सूक्ष्म वायु का एक से सूक्ष्म अग्नि का एक की अवगाहना आवली का असंख्यात में भाग गुणा ज्यादा होगी, इस प्रकार से। लेकिन बादर वायु का एक से बादर अग्नि का एक की अवगाहना ये पल्ल का असंख्यात्मा भाग गुणा ज्यादा अधिक अवगाहना होगी, इस तरह से लगाना है। अहिया तथ्येक पड़ी भागो, श्रेणीगत जो है ये श्रेणीगत कहलाएंगे, नीचे के ये और ये वाले, ये जो श्रेणीगत हैं इन श्रेणीगत में कितनी अधिक करनी है। इधर तो लिखा था अधिक क्रमा, ऊपर लिखा था बादाल गुणित क्रमा, इनमें तो गुणित करनी है, इनमें अधिक करनी है। तो अधिक कितनी करनी है, तथ्येक पड़ी भागो, जिसकी जो अवगाहना है उसका एक भाग अलग अधिक कर दे तो अगले की अवगाहना बन जाएगी, उसका एक भाग और अधिक कर दे तो एक और अगले की। जैसे मान लो इसकी मान लो 100 सेंटीमीटर की है तो 100 में 100 का भाग लगाएंगे तो एक भाग निकलेगा, तो 100 इधर 100 सेंटीमीटर होगी तो इसकी 101 सेंटीमीटर हो जाएगी। फिर इसकी जो 101 सेंटीमीटर है उसका एक भाग, तो यहां पर उस तरह से 101 सेंटीमीटर प्लस कुछ मिलीमीटर इस तरह से बढ़ते क्रम में रहेगी। एक एक भाग बढ़ते क्रम में अपन को लगानी है, ये अधिक क्रम में लगेंगे। तो श्रेणीगत होंगे उसमें प्रत्येक में एक एक भाग अधिक करनी है, और जो श्रेणीगत नहीं है जो ऊपर के 42 हैं ये गुणित क्रम में है। गुणित क्रम में है तो जो सूक्ष्म वाले हैं उनमें आवली का असंख्यात्मा भाग गुणित करना है, और जो बादर जीव हैं उनमें पल्ल का असंख्यात्मा भाग गुणित करना है। इस प्रकार से आज की कक्षा में अपन ने इन सबको अपन ने अभी समझ लिया। अब जो आगामी गाथाएं आ रही हैं 8-10 गाथाएं हैं उनमें ये बताएंगे सूक्ष्म निगोद से सूक्ष्म वायु कायिक के जो अंतर आएगा उसमें कितनी कितनी अवगाहनाएं और बढ़ेंगी। सूक्ष्म निगोदीय जीव की सूक्ष्म सबसे जघन्य अवगाहना है, उससे असंख्यात गुणी अवगाहना सूक्ष्म वायु कायिक की है। इस बीच में और भी कुछ जो भेद बनेंगे वो भेद इधर बता रहे हैं कि कैसे जाकर के ये भेद बनता। अब इन गाथाओं को अपन कल की कक्षा में देखेंगे। थोड़ा सा कठिन विषय जरूर है लेकिन फिर भी समझने का प्रयास करें, जितना समझ में आ जाए उतना अच्छा है। ये विषय एक बार का नहीं है, बार बार पढ़ने का है, बार बार सुनने का है। जितनी बार आप पढ़ेंगे सुनेंगे उतनी ज्यादा आसानी से धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। अभी केवल इतना समझ ले कि ये 64 प्रकार के जीव है और इनकी क्रम से अधिक अधिक अवगाहना होती है, इतना समझना पर्याप्त है। आज की कक्षा में इतना ही, आगे की कक्षा में आगे के विषय को लेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय गुरु।